हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के केस में फ्री फॉल यानी कि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र गति फ्री मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह के पास कुछ ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो वह वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गिरने लगती है। इस समय उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो वस्तु की इस गति को गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र गति अथवा गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन फ्री फॉल कहते हैं। चूँकि गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है, वस्तु के त्वरण को एक समान माना जा सकता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं तथा इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है। अतः गति के समीकरण गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए भी सत्य होंगे। ठीक है, तो गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता गति के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके डेरिवेशन और इसकी 4 कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो ए की जगह जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो 3 केस होते हैं हमारे गति के समीकरण में। तो यहाँ पर ए की जगह हम जी रख देंगे। तो पहला क्या होगा, v इजिकल टू यू प्लस जी टी। दूसरा होगा h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा होगा v का स्क्वायर इजिकल टू यू का स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसके 4 कंडीशन देख लेते हैं। तो हमारा पहला कंडीशन यहाँ पर होगा, स्थिति 1, जब वस्तु को विरामावस्था से छोड़ा जाता है तब u बराबर 0, s के स्थान पर h तथा a के स्थान पर g लिखने पर गति का समीकरण पहला होगा v इजिकल टू जी टी, h इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v इजिकल टू 2gh। दूसरा कंडीशन होगा हमारा, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब a के स्थान पर -g लिखने पर क्या होगा, v इजिकल टू यू माइनस जी टी, h इजिकल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v का स्क्वायर इजिकल टू यू का स्क्वायर माइनस 2gh। अब थर्ड कंडीशन हमारा होगा, यदि वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। अतः u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू जी और x इज इक्वल टू h लिखने पर पहला इक्वेशन होगा v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2gh होगा। और फोर्थ कंडीशन होगा हमारा, यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो a के स्थान पर -g तथा s के स्थान पर h लिखने पर पहला होगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड है v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, पहला है, एक पिंड को ऊंची मीनार से पृथ्वी तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है u इज इक्वल टू 0 क्योंकि विरामावस्था में है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड दिया है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब हमारा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला लगेगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में मान रखने पर h निकाला है मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ पर u क्या है, 0 है, t क्या है, 4 है, हाफ
और जी दिया है 9.8 और हमारा टी टाइम दिया है 4 का स्क्वायर, तो हाफ मल्टीप्लाई 9.8 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 78.4 मीटर। तो मीनार की हाइट नीचे निकल जाएगी 78.4 मीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक मीनार की चोटी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरता हुआ पिंड अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में मीनार की ऊंचाई का 9/25वां भाग तय करता है, तो यात्रा का समय तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और जी दिया है 9.8। तो हल करते हैं इसका। माना कि मीनार की ऊंचाई h है तथा यात्रा में लगा समय t है। चूँकि टीवें सेकेंड में चली गई दूरी बराबर u प्लस हाफ जी 2t-1। इसे हम कल गति के समीकरण में इस फॉर्मूले को पढ़ लिए हैं, आप पिछला वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। तो ये हमारा टीवें सेकेंड के लिए फॉर्मूला है। चूँकि पिंड विरामावस्था से गिरता है अतः u = 0। प्रश्नानुसार हमारा 9/25 h यानी कि 9/25वां भाग पर h निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ GT 2t-1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। और h निकालना है तो h का फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूले से h = u क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, हाफ GT² रखेंगे। समीकरण 2 में h का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 1 का मान रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर h की जगह पे हाफ GT² रख दिए हैं, ठीक है, इक्वल टू 1/2 G 2t-1। देख लीजिए यहाँ पर जो h है, h की जगह पर यहाँ पर h का मान हाफ GT² रखें यहाँ पर। अब 9t² = 15/2 2t-1। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 9t² 25 ब्रैकेट 2t-1। अब 25 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया 15t-25 आ जाएगा। सभी को एक तरफ रख लेंगे, 9t² - 15t + 25 = 0। 9t² - 15 को अलग कर लेंगे, 45 और 5 में 2 भागों में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से t कॉमन निकालेंगे इसमें और इसमें, इन दोनों वाले पार्ट्स को कर रहे हैं। t कॉमन निकालेंगे, 9t बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ इस वाले और इस वाले पार्ट में देखेंगे 5 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या बचेगा, 9t - 25 बचेगा इक्वल टू 0। तो 9t - 5 और t - 5 ये दो हमारे t के वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 0। 9t - 5 = 0, t - 5 = 0। तो t बराबर क्या आ गया, 5, t बराबर आ गया 5/9 और t का दूसरा वैल्यू आया है 5। तो t = 5 सेकेंड होगा, क्योंकि t का मान कभी भी 5/9 नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 0 पॉइंट समथिंग में नहीं हो सकता। अतः h = हाफ GT² = हाफ 9.8 × 5 का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगा 122.5 मीटर। यही मीनार की ऊंचाई हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर
फेंका जाता है यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वह ज़मीन पर किस समय गिरेगा। अब ज़मीन पर किस समय गिरेगा यानी कि यहाँ पर टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है u बराबर -20 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, क्योंकि पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ठीक है। s दिया है 60 मीटर दिया है, g दिया है 10। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में मान रखने पर s का वैल्यू रख देंगे 60, u का वैल्यू रख देंगे -20, इसके बाद g का भी वैल्यू रख देंगे। अब क्या होगा हमारा 60 इज इक्वल टू -20t प्लस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर यहाँ पर लेंगे -20t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 5 कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, t का स्क्वायर -4t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, t का स्क्वायर -60 प्लस 2t माइनस 12, 4 को 2 भागों में डिवाइड कर दिए हैं 6 और 2 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर t कॉमन लेंगे, दोनों में t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा t -6 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर कॉमन निकल गया, t -6 इसके अंदर बचा। उसके बाद क्या होगा देखिए, t -6 को एक ब्रैकेट में और t + 2 को एक ब्रैकेट में ले लेंगे तो t का एक वैल्यू आया 6 और t का दूसरा वैल्यू आया -2, जो कि नहीं हो सकता, -2 इसका वैल्यू नहीं हो सकता। तो ज़मीन पर गिरने पर समय कितना लगेगा, t इज इक्वल टू 6 यानी कि 6 सेकंड का समय लगेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु A 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकी जाती है, उसी क्षण 110 मीटर की ऊंचाई से दूसरी वस्तु B नीचे गिराई जाती है। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बताइए दोनों वस्तुएं कब और कहाँ मिलेंगी, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। माना कि दोनों वस्तुएं x ऊंचाई पर प्रारंभ से t समय बाद मिलेंगी, अतः वस्तु A द्वारा t समय में चली गई दूरी x मीटर होगा तथा वस्तु B द्वारा t समय में चली गई दूरी 110 माइनस x मीटर होगा। अतः समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे। तो वस्तु A के लिए u क्या है 50, ए क्या है -c यानी कि -10, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 50t प्लस हाफ -10t का स्क्वायर, तो x बराबर आ गया 50t माइनस 50t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा b के लिए u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू g यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। s क्या रखेंगे 100 माइनस x रखेंगे, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 100 माइनस x हाफ, यार यहाँ पर g के जगह पे आप क्या रख देंगे 10t का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 5t का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ गया, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -x है उसमें +x था तो कैंसिल हो जाएगा, 110 बचेगा। उसके बाद 50t बचेगा। अब t का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 50 यानी कि 2.2 सेकेंड, यहाँ पर इस t का आंसर आ जाएगा। अब समीकरण 1 में t का मान रखते हैं तो वैल्यू क्या निकलेगा, x बराबर 50 क्रॉस 2.2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2.2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 110 माइनस 5 और 2 क्रॉस 2 सॉरी
2.2 का होल स्क्वायर करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24.2 आ जाएगा। यहाँ से 110 में से 24.2 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 85.8 मीटर इसका वस्तु की ज़मीन से ऊंचाई आ जाएगा। तो क्या होगा, अतः दोनों वस्तुएं ज़मीन से 85.8 मीटर की ऊंचाई पर 2.2 सेकेंड बाद मिलेंगी। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर को छोड़ी जाती है। 1 सेकंड के पश्चात दूसरी वस्तु उसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। वे कब और कहाँ मिलेंगी? और जी दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो पहली वस्तु को फेंके जाने के t सेकंड बाद दोनों वस्तुएं मिलती हैं। स्पष्टतः पहली वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी बराबर दूसरी वस्तु द्वारा t-1 सेकंड में चली गई दूरी दिया है। प्रत्येक वस्तु का प्रारंभिक वेग u = 50 मीटर पर सेकंड, g दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समीकरण में मान रख देते हैं। समीकरण हमारा ये होगा h = ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से पहली वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा, 50t प्लस हाफ माइनस 10t का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 50t माइनस 5t का स्क्वायर। अब दूसरी वस्तु द्वारा t-1 सेकेंड में चली गई दूरी 50 ब्रैकेट t-1 प्लस हाफ माइनस 10t-1 का होल स्क्वायर। 50t-1 माइनस यहाँ का माइनस बाहर निकल जाएगा 5t-1 का होल स्क्वायर। प्रश्नानुसार 50t माइनस 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू 50t-1 माइनस 5t का स्क्वायर। 50t माइनस 5t का स्क्वायर 50t माइनस 50 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 50t हो जाएगा। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। 5 का क्या होगा, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। t का स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 50t माइनस 5t का स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस 50 माइनस 5t का स्क्वायर। और यहाँ पर होगा 10t फिर होगा माइनस प्लस होगा -5। अब यहाँ से देखिए 50t कैंसिल, माइनस 5t कैंसिल, तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 5 यानी कि 55 बचा और ये 10t बचा। ठीक है, तो 10t माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5.5 सेकेंड। यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। अब 5.5 सेकेंड में पहली वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देंगे तो 50 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 55 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा हमारा 123.75 मीटर। तो हमारा एस आ गया, चली गई दूरी आ गया 123.75 मीटर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1960 मीटर की ऊंचाई पर एक वायुयान 1440 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। पृथ्वी पर स्थित एक निश्चित लक्ष्य पर बम गिराने के लिए उसे बम कहाँ छोड़ना चाहिए? जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका हल देख लेते हैं। चूँकि वायुयान क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, अतः ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका प्रारंभिक वेग 0 है। दिया गया है वायुयान का वेग 1440 किलोमीटर प्रति। क्वेश्चन में हमें
1440 को किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अब घंटे को हमें सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, घंटे को मिनट में बदलने के लिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 6 दूनी 12, ठीक है, बचा यहाँ पर 2, तो 6 चौक 24, यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। अब 24 को यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और नीचे में 10 भी है तो ये 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0.4 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, h दिया गया है 960 मीटर, u हमारा 0 होगा क्योंकि ये 36 में है, g है 9.8। अब सूत्र में मान रख देते हैं, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो h है 1960, u क्या है हमारा 0 और हाफ g की वैल्यू क्या है 9.8, t की वैल्यू क्या है अभी हमें निकालना है t की वैल्यू, तो t का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए 1960 बराबर 9.8 डिवाइडेड बाई 2 t का स्क्वायर, t का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम 1960 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा 9.8 आ जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 400। अब 400 का वर्गमूल होगा तो ये क्या आ जाएगा 20 टी का, क्योंकि यहाँ पर टी का स्क्वायर है तो टी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 सेकेंड। चूँकि वायुयान का क्षैतिज वेग 0.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, अतः 20 सेकेंड में वायुयान द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी क्या होगा 0.4 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 किलोमीटर। अतः वायुयान को ठीक लक्ष्य पर बम गिराने के लिए बम उस समय छोड़ना चाहिए जब वह लक्ष्य से पीछे 8 किलोमीटर दूर हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण 7 है हमारा, M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः H1 और H2 ऊंचाई से गिराए जाते हैं। यदि पृथ्वी तल तक आने में उन्हें T1 और T2 समय लगता है तो सिद्ध कीजिए T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू अंडर रूट H1 डिवाइडेड बाई H2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो H1 क्या होगा, हमारे U तो 0 है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, हाफ जी T1 का स्क्वायर आएगा तो H1 क्या निकल जाएगा, H1 इज इक्वल टू हाफ जी T1 का स्क्वायर। इसी प्रकार T2 भी हमारा क्या निकल जाएगा, हाफ जी T2 का स्क्वायर। तो H1 डिवाइडेड बाई H2 करेंगे तो देखिए हाफ जी T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ जी T2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ जी टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T2 का स्क्वायर। T2 को इस तरफ ले आएंगे, T1 डिवाइडेड बाई T2 और इसका स्क्वायर है, इसको H के साइड में ले जाएंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट H1 डिवाइडेड बाई H2। यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ तक प्रूफ हो गया। आई होप कि ये सब आपको समझ आया होगा, और इसके बारे में आप और भी डिटेल जानना चाहते हैं, थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।